सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफार्म अचीवर अकादमी में आप सभी लोगों का धन्यवाद स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि इसकी कल की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बिकारी के भेद का वर्णन किया गया था। तो आज हम लोग जो है मुख्य तौर से बिकारी के भेद का अध्ययन करेंगे। आज आप लोगों को बिकारी के भेद आज हम लोगों को बिकारी के भेद का अध्ययन करना है। आज कोई पर्यायवाची शब्द नहीं लेकर आए हैं। आज आप लोगों को बिकारी के भेद का डेरिवेशन करेंगे हम। आप लोगों को जानकारी है बिकारी के 4 भेद होते हैं, जिसमें से जो पहला भेद है वो आपका संज्ञा है और जो दूसरा भेद है वो आपका सर्वनाम है। जो तीसरा भेद है प्रिय सहपाठियों वो क्रिया है और जो चौथा भेद है वो आपका विशेषण है। बिकारी के 4 भेद होते हैं। अब इन 4 भेदों के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा के भेद। सबसे पहली बात तो यह है, आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, किसी का अगर नाम का बोधकरण किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आता है। संज्ञा का मतलब हुआ व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। एक जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई। दूसरी जानकारी यह है, संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के मुख्य भेद, संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं। एक चीज छात्र गलती नहीं करिएगा आप लोग, संज्ञा के भेद पूछेगा तो 5, संज्ञा के प्रकार पूछेगा तो 5, लेकिन संज्ञा के मुख्य भेद पूछेगा तो 3। उस 3 में जो पहला है वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो दूसरा है वो है जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा है वो है भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को एक जानकारी दी गई है, संज्ञा के मुख्य जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कभी कभी आपके पेपर में सवाल यूँ पूछ बैठता है, इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है। बच्चे गलत कर देते हैं। आप लोग जानते हैं संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा
ये संज्ञा के मुख्य भेद हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में सवाल बनता है जातिवाचक संज्ञा के भेद, तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं सहपाठियों। उसमें जो पहला है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो दूसरा है वो है समूहवाचक संज्ञा। आपके पेपर में सवाल बन के आता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दो, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और अगला समूहवाचक। कुल मिला के संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 5। संज्ञा के भेद भी पूछेगा तो 5, संज्ञा के मुख्य भेद पूछेगा तो 3, और जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछेगा तो 2। ये संज्ञा के भेद का वर्णन किया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक एक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक का जो सवाल था वो नामनेशन किया गया। नामनेशन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। लेकिन संज्ञा के प्रकार वगैरह पूछता है तो 5। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं हरदेव बाहरी के अनुसार, और यही आपका बोर्ड सही भी मानता है। आयोग, कमीशन आयोग का सवाल है। अब इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नगर क्षेत्र का नाम हो, बोली का नाम हो, लिपि का नाम हो, माने किसी का नाम हो। अगर आप नाम लेकर कहेंगे तो संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है। मोटे मोटे सवाल हैं। आप कहते हैं व्यक्ति का नाम। अगर व्यक्ति का नाम हम कहें तो व्यक्ति विशेष में अगर आप नाम का वर्णन करते हैं, जैसे राम है, श्याम है, रमा लिखा गया है, मोहनी लिखा गया है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा स्थान का नाम, अगर स्थान का नाम वर्णन हो रहा है तो आपको जानकारी है दिल्ली स्थान है, एक नाम है, शहर का भी नाम है। कोलकाता ये भी आपका नाम है। कानपुर ये भी आपका नाम है। प्रयागराज ये भी आपका नाम है। इसी प्रकार से हम लखनऊ की बात करें, ये भी आपका नाम ही है, तो स्थान का नाम हो गया। अगर हम पुस्तक का नाम कहें, पुस्तक का नाम, तो पुस्तक के नाम में आप रामायण की बात करते हैं, आप महाभारत की बात करते हैं, आप गीता की बात करते हैं,
आप बाइबिल की बात करते हैं, आप कुरान की बात करते हैं, नाम लेकर कहने पर जो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। मैंने कहा जैसे नदी का नाम हो जाए, नदी का नाम, तो नदी के नाम में पेपर में सवाल आता है, गंगा कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी का नाम है, सरस्वती नदी का नाम है। ऐसे नदी के तमाम नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। अगर हम पर्वत का नाम कहें, पर्वत का नाम अगर हम कहते हैं, तो पर्वत के नाम में अगर हम देखें तो पेपर में सवाल आया था, हिमालय कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्वत का नाम है। ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, माउंट आबू है, कैलाश पर्वत है, ऐसे बहुत सारे पर्वतों के नाम हैं जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, पहाड़ का नाम, झील का नाम, नगर का नाम, गांव का नाम, लिपि का नाम अगर देखा जाए, लिपि का नाम देखा जाए तो हमारे बच्चों को पता है देवनागरी। देवनागरी एक लिपि का नाम है। रोमन लिपि ये लिपि का नाम है। खरोष्ठी लिपि लिपि का नाम है। किसी का नाम आप जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप लिपि का नाम, पर्वत का नाम, नदी का नाम, पुस्तक का नाम, गांव का नाम, देश का नाम, ऑलरेडी आप किसी भी का नाम लेकर अगर कहते हैं तो संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में जानी जाती है। ये सवाल आप लोगों को मैंने बताया। खासकर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन कर लिया है, आप गलती नहीं करेंगे। आपके पेपर में सवाल आता है, जैसे हिमालय, एक कई बार पेपर में आया हुआ है, हिमालय कैसी संज्ञा है। तो आपको जानकारी है एक पर्वत का नाम है। राम कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पार्टिकुलर वो व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसीलिए पेपर में एक सवाल बनेगा जो व्यक्ति विशेष का अध्ययन कराता है, पार्टिकुलर है, किसी एक वस्तु का, एक स्थान का बोध कराता है। वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। एक स्थान का कोई बोध कराए, कोई एक द्रव्य का, माने एक ही वस्तु का बोध कराए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही प्रयोग किया जाता है। आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को जानकारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में दी जा रही है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन पूरी तरीके से आप कर रहे हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैंने वर्णन कर लिया है। आगे का सवाल आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आप लोग पढ़ने चल रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो ये जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। जाति विशेष का वर्णन होता है। जातिवाचक संज्ञा में जाति विशेष का वर्णन होता है। जाति विशेष का वर्णन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपर का। अब इस पर सवाल खड़ा होता है, आपसे कोई पूछ ले पानी कैसी संज्ञा है, तो लगभग बच्चे ही बताते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक हो तो आपका सवाल जातिवाचक सही होगा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं, उसमें सवाल इस प्रकार का आयोग में बना हुआ है, आगे भी बनेगा। आपसे कोई कहे आम कैसी संज्ञा है, तो आम आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अगर कोई कह दे दशहरी आम, तोतापारी आम, लंगड़ा आम, तब वो व्यक्तिवाचक होगा ना। आम कहने से आम का बोध हुआ, एक विशेष जाति का बोध हुआ, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कोई कह दे बादल कैसी संज्ञा है, तो बादल तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मेघ कोई कह दे ये कैसी संज्ञा है, तो तत्सम और तद्भव का अंतर, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। आप गलती नहीं करेंगे। आपके पेपर में सवाल पूछेगा गुरु कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ऋषि कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मुनि कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। साधु कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। कन्या कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। बोलो है ना। इनसे एक जाति विशेष का वर्णन हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। शिक्षक, छात्र, कवि, लेखक, कवित्री। कवित्री प्रिय साथियों, ये वर्तनी में बहुत पूछता है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तनी की दृष्टि से भी जातिवाचक संज्ञा है। कवित्री आपका ऐसे लिखा जाता है, आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये जाति का बोध करा रहा है। चोर जातिवाचक संज्ञा है। आपसे कोई कहे भाई कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक। बहन कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक। प्रोफेसर कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक। छात्रा कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा में एक जाति समूह का वर्णन होता है। गाय लिखा गया है, बैल लिखा गया है, सर्प लिखा गया है, नदी लिखा गया है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। तोता लिखा गया है, कबूतर लिखा गया है, घोड़ा लिखा गया है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करा रहा है। एक सवाल आया था बोर्ड में, अनाज कैसी संज्ञा है? अनाज, अनाज का कोई नामकरण तो नहीं किया गया, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इन सारी संज्ञाओं से हमें जाति का बोध होता है। जाति विशेष की जानकारी होती है तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये सवाल पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको तत्परता से अध्ययन करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने अध्ययन करा दिया है। आगे के सवाल में अब हम लोगों को जो पाठ्यक्रम में आया है वो अगली संज्ञा आती है भाववाचक। देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, यहाँ से हम बताते चलें आपको। कई प्रकार के सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये उठता है, जो चीज़ें अनुभव की जाएं, जो चीज़ें महसूस की जाएं, जिन चीज़ों को स्पर्श ना किया जाए, जिनको आप छू ना पाओ, जिनको आप देख ना पाओ, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिनका आप अनुभव करते हैं, जिनको आप महसूस करते हैं, जिनको आप स्पर्श ना करें, जिनको आप छू ना पाएं, जिनको आप देख ना पाएं, छू ना पाएं
स्पर्श ना कर पाए, उसको हम केवल अनुभव करें और महसूस करें, वो भी संज्ञा आपकी भाववाचक होती है। ये सवाल आपके पेपर में आते हैं। इसके जो उदाहरण हैं, जैसे प्रेम है, क्रोध है, जलन है, ठंडी है, गर्मी है, ये सब चीज़ें ना स्पर्श की जाएंगी, ना छू सकते हैं आप, ना इनको देख सकते हैं। ये सब संज्ञा भाववाचक के रूप में आता है। आपको गलती नहीं करना चाहिए। बेसिक सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राकृतिक चीज़ें भी इसी में आती, जैसे लहर। अब आपसे कोई पूछ ले कि लहर कैसी संज्ञा है, तो ये प्राकृतिक चीज़ों में आएगा, प्राकृतिक वस्तुओं में आएगा। ये भी संज्ञा आपकी भाववाचक ही है। आप ये जान के गलत ना करें। लहर क्योंकि एक रचना भी है भाई, जयशंकर प्रसाद जी की रचना भी है, उसको जान करके आप व्यक्तिवाचक में ना लगाएं। ये प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा में आती है। मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन में सवाल आया था किसी परीक्षा को लेकर के कि लहर कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा ही सही है। आप इतनी बात जान गए। दूसरी बात यह आपको जानना है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, चाहे वो आपके प्रत्यय लगा करके, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, चाहे वो क्रिया शब्द हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे आपका अव्यय हो। इन सब में अगर हम प्रत्यय लगाएं, इन सब में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे, तो खास तरीका आपका यह है कि इन सब में अगर प्रत्यय लगाया जाता है, तो सही बात यह है कि वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। आप लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अभी तक तो डेरिवेशन चल रहा है। जैसे संज्ञा में मान लो लड़का लिखा है, और इस लड़का में अगर पन प्रत्यय लगा दिया जाए, तो आगे क्या बनता है, आपका लड़कपन बनता है। और ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। आप बच्चा लिखते हैं, इस बच्चा में अगर पन प्रत्यय लगा दिया जाए, तो आगे का सवाल यह है, ये बचपन होगा। और संज्ञा का सवाल है कि संज्ञा आपकी भाववाचक होगी। अगर हम सर्वनाम की बात करें, ये अपना लिखा है, और इसमें अगर पन प्रत्यय लगा दिया जाए, तो आगे का सवाल यह है कि अपनापन होगा। और ये संज्ञा अगर पूछेगा तो भाववाचक होगी। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पन प्रत्यय लगा है। पराया लिखा है, और इसमें पन प्रत्यय लगा दिया जाए, तो परायापन होगा, और यह संज्ञा भाववाचक होगी। मम शब्द लिखा है, यह सर्वनाम है, इसमें ता लगा दे, तो यह ममता बनेगा, संज्ञा भाववाचक होगी। और इसी में अगर त्वा लगा दे, तो यह ममत्व होगा। प्रिय सहपाठियों, संज्ञा आपकी भाववाचक बनेगी। प्रत्यय लगाने से थोड़ा सा शब्द में, भाव में अंतर होता है, आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। क्रिया में कैसे हम सवाल उठाएंगे, जैसे एक सज शब्द लिखा है, ये क्रिया है, इसमें अगर हम आवट लगा दें, तो आगे के सवाल में ये सजावट बनता है, और ये संज्ञा में
भाववाचक संज्ञा बनती है। लिख जो है ये मूल पद है, धातु भी कह सकते हैं। इसमें आवट लगाएंगे तो आगे का सवाल है, ये लिखावट होगा और जो संज्ञा होगी वो भाववाचक होगी। आप समझ रहे हैं सभी लोग, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिखावट है, सजावट है, बनावट है, सब संज्ञा भाववाचक होती है, प्रत्यय लगा करके बनाते हैं हम लोग। विशेषण का सवाल आया, जैसे मीठा लिखा है और इसमें अगर हम आस लगाएंगे तो आगे के सवाल में जो बनता है वो मिठास होगा और जो संज्ञा होगी वो भाववाचक होगी। अगर ये सच्चा लिखा है और इसमें अगर हम आई लगाएंगे तो आगे के सवाल में सच्चाई होगा और यह संज्ञा जो बनेगी ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये सब सवाल अव्यय में आप लोग देखें, अव्यय को लेकर आप लोग वार्तालाप करें। ये दूर लिखा है और इसमें ई लगा दें तो आपका दूरी हो जाए। ये समीप लिखा है, इसमें ता लगा दें तो समीपता हो जाए। कहने का सवाल यह है कि समीपता है, दूरी है, निकटता है, ये सब ऐसे सवाल हैं जो संज्ञा के रूप में आएंगे तो भाववाचक संज्ञा ही होगा। आपको सवाल समझ में आया कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वो संज्ञा शब्द से भी बनाई जाती है, सर्वनाम शब्द से भी बनाई जाती है, क्रिया से भी बनाई जाती है, विशेषण से भी बनाया जाता है और खासकर अव्यय से भी बनाया जाता है। सारे उदाहरण किस प्रकार से आपके डिजिटल बोर्ड पे लिखे गए हैं, किन किन चीज़ों की हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये सारे सवाल आप लोगों को मैंने बताया। 3 संज्ञा का अध्ययन मैंने करा दिया है। आगे संज्ञाओं का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम आप लोगों के साथ फिर से जो है आएंगे और अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि आप